नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। स्वागत है आप सभी का अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। इस बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, मान लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि आज दशहरा है। दशहरा यानी विजय का त्यौहार, दशहरा यानी जीत का त्यौहार, दशहरा यानी बुराई पर अच्छाइयों की जीत का त्यौहार। दशहरा हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है। दशहरा राम जी के पौरुष का पूरा पूरा गान है। दशहरा हमारी संस्कृति के लिए एक ऐसा क्षण है जहाँ पर हम बुराई को ख़त्म कर कर अच्छाई को लाने की पूरी पूरी कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी संस्कृति कितनी महान है, और रामायण के कुछ तथ्य बताऊंगा कि हमारे समाज में आखिर जो राक्षस भी हुआ है, पंडित हुआ है, वो किस तरीके से मतलब कि धर्म कभी भी तोड़ता नहीं था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपसे बताना चाहता हूँ कि जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी ज़रूर कमेंट लिखिए कि आपको एक तरीके से जो दशहरा है, दशहरा में हमारी संस्कृति या फिर दशहरा के उपलक्ष्य में हमारी संस्कृति को आप किस नज़रिए से देखते हैं। और जिसका भी आइडिया, नज़रिया मुझे सबसे अच्छा लगेगा, उसका मैं नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। जैसे कि मान लीजिए, भले ही हमारी कम ऑडियंस है, बट ऑडियंस जितनी भी है, अगर वो ये वीडियो देख रही है तो मेरी उससे साफ साफ ये अपील है कि आपकी अपनी संस्कृति के ऊपर क्या सोच है, इस बारे में आप एक कमेंट लिख दीजिए। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो आपका आइडिया ज़रूर ही वीडियो में नेक्स्ट लाया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि किसी भी के भी कमेंट की, मान लीजिए अगर आपने कोई गलत कमेंट डाल दिया है, अच्छा नहीं है, तो आप खुद डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा आप मतलब कि आप अपने माइंड में जो भी आइडिया है उस आइडिया में कमेंट लिख दीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो बात होती है हमारी संस्कृति। क्या है हमारी संस्कृति? दोस्तों, हमारी संस्कृति का मतलब होता है कि हम किस तरीके से रहते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। आखिर वहाँ के ह्यूमन का नेचर क्या है, आखिर वहाँ के ह्यूमंस का कलर क्या है, एक एक चीज़ आपकी जेनेटिक्स से लेके संस्कृति मोड तक पूरा एक संस्कृति में है हम लोग। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं हम ही लोग कथा कुल मिलाकर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग वहाँ रहते थे एक सिविलाइज्ड वे में। तो वो सिविलाइज्ड वे ही हमारी संस्कृति है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी संस्कृति नहीं बोल सकते, उसी से हमारी संस्कृति आई है। या फिर मतलब आप देखते हैं कि संस्कृति बदलती रहती है। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारी संस्कृति हमेशा नहीं रह सकती। तो संस्कृति पर ये चर्चा काफ़ी गंभीर विषय है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि संस्कृति के कुछ फैक्ट्स बता दूंगा एक तरीके से। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भी धर्माज्ञ नहीं मानते हैं, या फिर भारतीय संस्कृति को बोलते हैं कि ये बहुत ही ओल्ड कल्चर है, ये बहुत ही ओल्ड संस्कृति है, ये लोग मॉडर्न नहीं है। तो दोस्तों, ये उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है कि हमारी संस्कृति किस तरीके से पहले ही इतनी कैपेबल थी कि वो अपना धर्म क्या है ये भी जानती थी, सत्य क्या है ये भी जानती थी, सभी कुछ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हाँ, तो दोस्तों, दशहरे का माहौल चल रहा है, तो दशहरे के माहौल के हिसाब से हम लोग जो उदाहरण लेंगे वो उदाहरण लेंगे हम लोग रामायण से। और मान लीजिए आज रामायण से उदाहरण लेते हैं, बाकी कभी वीडियो बनाने का मौका मिला दिवाली में तो ज़रूर और भी कोई चीज़ें कर लूँगा। लेकिन अभी मान लीजिए कि हम लोग रामायण का उदाहरण लेते हैं। और
राम की पौरुष गाथा को बताते हैं। राम, दशरथ, ये लोग कितने धर्माज्ञ लोग थे, सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दशरथ की। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको बीच में थोड़ा सा सही नहीं लगता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि सबसे पहले दशरथ का, कि दशरथ ने क्या किया ऐसा जो उनको आज भी जमाना याद रखता है। तो दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों ये कहावत कुल मिला के उसी संस्कृति से आई है, या फिर उसी किस्से से आई है कि जब राम जी कुल मिलाकर उनको वनवास, उनकी माता बोलती हैं कि इनको वनवास दीजिए, तो वो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और कुल मिला के उनका अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल चला जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी वो अपना जो वचन है उसको निभाते हैं। तो यहाँ से हमको सीख लेनी चाहिए। दोस्तों दूसरा जो किस्सा आता है वो सीता हरण का आता है, क्योंकि सीता हरण का भी जो प्रकरण है ये काफ़ी ज़्यादा उठता है। तो दोस्तों सीता हरण में क्या होता है, सीता हरण में रावण आता है, उनसे भीख मांगता है। पहले आपको सीता हरण पूरा बता देते हैं कि भीख मांगता है और भिखारी के वेश में आता है और सीता माता जिसकी वजह से बाहर आती हैं। पहले तो वो अंदर ही रहती हैं, उनको अंदर बुलाती हैं, लेकिन हमारी जो एक कुल मिला के जो रावण होता है, रावण ब्राह्मण होता है, वो सोचता है कि अगर मैं घर के अंदर चला गया तो मुझे समाज के नियम, कुल मिला के वो अंदर नहीं जाता है, वो उनको बाहर बुलाता है। बाहर बुलाने के बाद वो उनको उठा के ले जाता है। कुल मिला के इतनी बात होती है। तो दोस्तों आपको इसमें बताते हैं, अगर ये जो लोग होते हैं, कुछ लोग जो हमारी संस्कृति को काफ़ी ख़राब बोलते हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो लोग इसी तरीके से पब्लिश करते हैं, बोलते हैं कि ये है इस तरीके का, ऐसा क्यों हुआ था। तो दोस्तों सुन ले वो लोग जो लोग ऐसा बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर वहाँ पर रावण ने जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसके बाहरी क्यों था, और लक्ष्मण रेखा के कितने मतलब होते हैं ये भी आ जाता है। तो दोस्तों लक्ष्मण रेखा में आप देखेंगे कि जो बाहर खड़े रहता है रावण, बाहर आखिर क्यों बुलाया गया था। दोस्तों आपको अगर पूरा किस्सा पता हो तो पूरे किस्से में सीता जी ने पहले एक मृग तृष्णा को देखते हुए, एक मिराज को देखते हुए, एक इल्यूजन को देखते हुए राम जी को कहीं भेज दिया था। वो राम जी बाहर चले गए थे और राम जी सीता जी को लक्ष्मण जी के रक्षण में छोड़ गए थे। फिर उसके बाद एक और इल्यूजन होता है। एक और इल्यूजन क्या होता है, एक और इल्यूजन इस तरीके से होता है कि वहाँ से राम जी की जैसी आवाज़ आने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और तो वो उनको किसी न किसी तरीके से भेज देती हैं। तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींचे जाते हैं। आखिर आप समझते हैं कि उस लक्ष्मण रेखा का क्या मतलब होता है। दोस्तों लक्ष्मण रेखा का सीधा सीधा एक, उसके लिए कई सारे तथ्य दिए जा सकते हैं और सभी तथ्यमान हैं। सबसे पहले तो अगर कोई इंसान अपनी, माना जाता है कि इस तरीके से लकीर खींच दे और फिर उस लकीर का कोई उल्लंघन करता है तो ये उसी का उल्लंघन करना माना जाता है, ये उसी इंसान का उल्लंघन करना माना जाता है। तो दोस्तों आप एक तरीके से उनको चुनौती दे रहे हैं। तो एक तो चुनौती हो गई थी कि लक्ष्मण और रावण के बीच में, इस वजह मान लीजिए कि कोई भी जीव जंतु आए जो इनको नुकसान कर सकता है, उनके लिए खींची थी कि कोई भी जो नुकसान करेगा उसको हमारी चुनौती स्वीकार करनी होगी। मतलब उसी ने चुनौती दी है, मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करूँगा, लड़ूंगा। तो आप एक ये भी देख सकते हैं। दूसरा तथ्य जो हमारे सामने है वो है कि और आखिर किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे दूसरा जो है, दूसरा मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है कि इस वेपन से हराना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर वो लोग रहते थे वो एक कुटी थी। कुटी में किसके नियम चलेंगे। दोस्तों जब कोई घर होता है तो घर के अंदर समाज के नियम चलते हैं। वहाँ वो लोग एक जंगल में रह रहे थे, पहले तो ये बात सुनिए। जंगल के अंदर उन्होंने कुटी बनाई थी। तो कुटी एक छोटा सा समाज मान लीजिए, वो एक घर मान लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो लकीर खींची थी, लकीर के अंदर समाज के नियम चलेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से छोटा सा समाज है। मान लीजिए एक घर है, कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटा समाज है तो वहाँ पर समाज के नियम चलेंगे। तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि लक्ष्मण जो थे
लक्ष्मण ने कितने दिमाग से काम किया था। आखिर हम आप में से कोई भी होता तो इस तरीके के इतने सारे तर्कों वाली चीज़ें नहीं सोच सकता था, और लेकिन उन्होंने किया। और उसके बाद जो रावण था, आप देखिए कि रावण भी कितना इंटेलिजेंट था या फिर कितना धर्मपरायण था कि उसने भी समाज के नियम का उल्लंघन नहीं किया, वरना तो वो अंदर जाके भी ले आ सकता था, लेकिन उसने भी समाज के नियम का उल्लंघन नहीं किया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग समाज का उल्लंघन करते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे समाज किस दिशा में जाएगा, ये सब कुछ नहीं, बस वो कर देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है। आपको एक रावण से तक सीख लेनी चाहिए कि हमको कभी भी धर्म के नियम का नहीं तोड़ना है, समाज का नियम तो कभी नहीं तोड़ना है। दोस्तों आपने देखा कि लक्ष्मण और किस तरीके से रावण, दोनों लोग कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, कितने ज़्यादा धर्मपरायण थे। देखिए लक्ष्मण भी एक लकीर खींच के गए थे, तो वो अपने भैया के प्रण का पालन कर रहे थे, भैया की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये हुआ। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, आपको एक बात और क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए जो युद्ध हुआ था, अब हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है। मान लीजिए सेकंड पॉइंट में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट में ये लोग जो थे राम और लक्ष्मण, ये सुग्रीव की सेना के साथ गए थे युद्ध करने। सुग्रीव इनके मित्र बन गए थे, तो ये कुल मिला के युद्ध करने गए थे। युद्ध की कुछ ये डिज़ाइन थी कि रावण लंका के अंदर था, हम लोग बाहर थे। तो दोस्तों मान लीजिए कि राम जी युद्ध कर रहे थे, तो राम जी भले ही सेना का वो कर रहे थे, सेना को लीड, बट युद्ध असली में राम और रावण का नहीं था। युद्ध था श्री राम का, तो वो वहाँ पर सेनापति बने थे। पहले ही माना जाता था, अभी कुछ ही साल पहले, कि कोई अगर कोई राजा को चुनौती देगा तभी वहाँ पर युद्ध की सिचुएशन बनेगी, वरना वो देशद्रोह हो जाएगा या फिर कोई और जुर्म हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर युद्ध था। युद्ध में सुग्रीव और रावण के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद सुग्रीव और जो रावण थे, उन्होंने से दोनों राजा थे, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और आप देखेंगे कि पहले इसी वजह से राम जी ने वहाँ पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं लिया। और वो जो श्रीलंका थी, मान लीजिए जब जीत गए, तो श्रीलंका में लास्ट में विभीषण को बैठाला गया था गद्दी पे। दोस्तों जैसे ही अभी सिस्टम चलता है, चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो सभी को आंसरेबल होता है, तो इसी तरीके का पहले भी सिस्टम था। तो विभीषण किसके वो अंडर में थे। हाँ तो दोस्तों जो रावण था, रावण के बाद जो वहाँ का, हाँ तो दोस्तों विभीषण जो आप जानते हैं, विभीषण अयोध्या के बिल्कुल भी अंडर में नहीं थे। आप जो देखेंगे ऊपर, उनके ऊपर किष्किंधा था। क्या था? किष्किंधा यानी सुग्रीव उनको सुपरवाइज करते थे और वो अपना राज्य करते थे। अगर मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो जाती है किष्किंधा से, तो किष्किंधा में लंका भी जाती लड़ने। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सब लोगों की थ्योरीज हैं, तर्क हैं, लेकिन ये काफ़ी मायने में सत्य है। दोस्तों संस्कृति के बारे में अभी इतनी ही चर्चा, अब बाकी वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ कि संस्कृति के ऊपर आपका जो भी कमेंट आया हो या फिर मेरा कोई भी पॉइंट गलत लिखा हो, उसको आप कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे तो पता चले कि मेरी ऑडियंस चाहती क्या है। और दोस्तों आपको जिस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी कमेंट कर दीजिए। आप 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉट एट ऑल। तो दोस्तों आप इस तरीके से करिए।